आइए अब ऊष्मा चैप्टर का दूसरा भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था, हम पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। तो आपने देखा होगा कि आपने एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसको रख दिया, तो थोड़ी देर बाद वो पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। आपकी मम्मी ने या आपके बड़ों ने आपके लिए दूध गर्म किया और रख दिया। आप देखते हैं कि थोड़े समय बाद वो दूध अपने आप ठंडा हो जाता है, चाय भी अपने आप ठंडी हो जाती है, खाना ठंडा हो जाता है। तो वो उनके पास जो ऊष्मा थी वो कहाँ गई, वो ठंडे क्यों हो गए? बहुत साधारण सी बात लगती होगी, भाई हम बाहर रखेंगे तो ठंडी हो गई, ठंडा होगा ही होगा सामान, लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा है कि जो इतनी देर हमने उसको गैस पर या चूल्हे पर गर्म किया था, जो इतनी गर्मी या ऊष्मा उसको दी थी, वो कहाँ चली गई? कौन ले गया उसको? आपने देखा होगा धूप में गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर में ही वो गर्म हो जाएगी। उसको इतनी गर्मी कहाँ से मिली? कौन गर्म कर रहा था? तो ऐसी ही बातों का हम पता लगाते हैं। आइए, ऊष्मा स्थानांतरण का अर्थ है ऊष्मा का स्थान बदलना। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, इसी को ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। और ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं, 3 प्रक्रम हैं जिसके द्वारा ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचती है, जाती है, अपना स्थान बदलती है। वो है चालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, विकिरण यानी कि रेडिएशन। अब इन तीनों को हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। चालन यानी कि कंडक्शन, यह वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है और ज्यादातर धातुओं में इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। एक लोहे का डंडा है, उतना ही बड़ा लकड़ी का डंडा है। अगर हम दोनों को चूल्हे में एक किनारे से रख दें और एक किनारा अपने हाथ में रखें, तो लोहे वाला जो डंडा है वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने लोहे के डंडे का केवल एक किनारा ही आग में रखा है, दूसरा किनारा तो बहुत लंबा डंडा है, समझ लीजिए कि आपके हाथ से भी लंबा डंडा है। फिर भी हम एक किनारे को गर्म करते हैं तो दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि हमें छोड़ना पड़ता है। तो वो गर्मी कहाँ से आई? उस चूल्हे से आप तक कैसे पहुंची? क्योंकि आपका हाथ भी उतनी ही दूर है जितनी दूर की वो लोहे के डंडे का दूसरा सिरा है। एक सिरा आपके हाथ में है, एक सिरा के अंदर है या आग के अंदर है। आपके हाथ को बाहर से गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन जो लोहे का डंडा है वो गर्म हो गया है, तो उसके अंदर वो ऊष्मा कैसे पहुंची? तो जिस तरीके से वो ऊष्मा पहुंचती है उसे चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्राय ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि द्वारा होता है। साथ में एक लकड़ी का डंडा भी था, उसको हाथ लगाएंगे वो गर्म नहीं हुआ है, लेकिन लोहे का डंडा गर्म हो गया है। तो इन दोनों में क्यों फर्क है ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। अभी एक लोहे की तार ली है मैंने, लोहे की तार के ऊपर मैंने मोमबत्ती के मोम से कुछ कीलें चिपकाई हैं और उस तार को मैं एक तरफ से गर्म करने लगा हूं। जैसे आपका लोहे का डंडा गर्म हुआ था वैसे ही ये तार गर्म होगी धीरे धीरे और ऊष्मा मोमबत्ती से दूसरी तरफ जाएगी। मोमबत्ती के ऊपर जो सिरा है वो गर्म हो गया है, जबकि दूसरा सिरा है वो ठंडा है। अब जो ऊष्मा है यानी कि गर्मी है वो इस गर्म सिरे से दूसरे सिरे पर जाएगी। जैसे जैसे ये तार गर्म होता जाएगा मोम पिघलेगा और वो जो कील हमने चिपकाई है वो नीचे गिरती जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा कि ज़्यादा समय ना ले। आइए देखते हैं। ये देखिए, मोमबत्ती के एक सिरे से हमने गर्म किया है और 4 कीलें लगाई है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब पहली कील गिरी जो मोमबत्ती के पास थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, मोमबत्ती से दूसरी तरफ जा रही है। अभी आप देखेंगे
कि दूसरी कील भी गिरेगी। मैं आपको सारा एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा था। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये सिरा गर्म होता जाएगा, ऊष्मा मोमबत्ती वाले सिरे से दूसरी तरफ जाती जाएगी और इसी को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ऊष्मा का गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाना, और ये ज़्यादातर ठोस वस्तुओं में होता है और मुख्यतः धातुओं में होता है। अब बात आती है चालक और कुचालक की। जो पदार्थ अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमने शुरू में एक लकड़ी का डंडा लिया था, एक लोहे का डंडा लिया था, तो लोहे ने अपने अंदर से ऊष्मा को जाने दिया कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा। तो आपका जो सिरा था जो आपने पकड़ रखा था वो भी गर्म हो गया। लेकिन लकड़ी अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देती, तो लकड़ी को आप पकड़े रख सकते हो जब तक कि वो कितनी भी देर जलती रहे, जब तक कि आपके हाथ के पास नहीं जलने लगती आपको गर्मी नहीं लगेगी, ऊष्मा आप तक नहीं आएगी। तो कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते। जैसे कि उदाहरण है प्लास्टिक या लकड़ी। और वायु, पानी भी अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं आने देता। तो फिर ये चीज़ें गर्म कैसे होती हैं? हवा भी गर्म होती है, पानी भी गर्म होता है। जब ये अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देते तो फिर गर्म कैसे हो जाते हैं? आइए जानते हैं। तो पानी और हवा गर्म होते हैं संवहन यानी कि कन्वेक्शन प्रक्रम द्वारा, इस विधि द्वारा। जब किसी पदार्थ का ऊष्मा के पास वाला भाग गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, वह ठंडा भाग उसका स्थान ले लेता है। यह प्रक्रम संवहन कहलाता है, यानी कि कन्वेक्शन कहलाता है। द्रव व गैसीय पदार्थ इसी विधि द्वारा गर्म होते हैं। पानी और वायु ऊष्मा के कुचालक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, जब आप पतीले के अंदर या किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो जो तली के पास पानी होता है वो गर्म होकर ऊपर उठता है। आपने बुलबुले उठते हुए देखे होंगे पानी के अंदर, तो वो बुलबुले यही बताते हैं कि जब नीचे पानी गर्म होगा तो वो ऊपर उठने लग गया और उसके आसपास का ठंडा पानी उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म हुआ, वो ऊपर उठता है। होता क्या है कि गर्म होने से या किसी पदार्थ को जब ऊष्मा मिलती है तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है और हल्की चीजें हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती हैं। इसी कारण जब आपने देखा होगा कि धुआं है, धुआं हमेशा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है और गर्म चीजें हवा से हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, एक प्रयोग करके हम देखते हैं जिसके अंदर आपको ये चीज दिखाई देगी। हमने पानी का एक बीकर लिया है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, यानी कि लाल रंग की दवाई डाली है। जब हम गर्म करने लगेंगे तो नीचे से वो दवाई ऊपर उठने लगेगी और उसकी जगह आसपास का ठंडा पानी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये अभी ठंडा है, जो लाल दवाई यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट है वो नीचे है। अभी हम एक बर्नर को जलाएंगे और इसके नीचे रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे से गर्म होता है ये लाल दवाई एकदम ऊपर उठती है, लाल रंग आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, संवहन विधि इसी को बोलते हैं। देखिए हमने जला दिया है और इसके जलाने के बाद बिल्कुल जैसे इसको ऊष्मा मिली, गर्म हुआ, ये पानी ऊपर उठने लगा क्योंकि ये हल्का हो गया है। अभी आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बुलबुले जब हम पानी गर्म करते हैं तब उठते हैं। ये देखिए शुरू हो गया है। जैसे ही इसको ऊष्मा मिली पानी ऊपर जाने लगा और जैसे ही पानी ऊपर जाने लगा वो अपने अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को भी ले जाने लगा और आसपास का ठंडा पानी इसके पास आता जा रहा है और धीरे धीरे करके ये सारा पानी ऐसे गर्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि गर्म पानी ऊपर जाता जा रहा है और धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाएगा। इसी विधि को संवहन विधि बोलते हैं और जो ये पानी ऊपर जा रहा है इसे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। आइए इसका एक उदाहरण और देता हूं मैं। एक मोमबत्ती को जलाइए, एक हाथ उसके बराबर में, एक हाथ उसके ऊपर। तो जो बराबर वाला हाथ है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन जो मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा है, थोड़ा ऊपर रखिएगा कभी हाथ जल ना जाए, वहां पर आपको गर्मी लगेगी, ऊष्मा मिलेगी। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती की लो के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर जा रही है लेकिन बराबर में नहीं जा रही।
तो यह भी एक संवहन का और उदाहरण है जिसे हम कर कर देख सकते हैं। आइए अब हम संवहन के थोड़े से प्रैक्टिकल प्रयोग की बात करते हैं। यह कारनामा होता है, यह प्रयोग होता है, यह प्रक्रम होता है तटीय इलाकों में। तटीय इलाके मतलब जहाँ पर समुद्र होता है। धरती और समुद्र आपस में पास पास होते हैं, तो एक खास बात है, जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जो धरती है, जो जमीन है, वो जल्दी से गर्म होती है, जल्दी ठंड होती है। तो जब सुबह सूर्य निकलता है, पानी का तापमान और जमीन का तापमान बराबर है, लेकिन जैसे ही धूप निकलने लगी, जो धरती थी, जो जमीन थी, वो जल्दी से गर्म हो गई। अब बहुत जल्दी गर्म हो गई तो क्या होगा, उसके ऊपर जो हवा है, धरती के आसपास जो हवा है वो भी गर्म हो गई और संवहन के कारण वो ऊपर उठेगी। जैसे ही वहां से हवा ऊपर उठती है, जमीन के ऊपर से हवा उठती है, समुद्र की जो हवा है वो अभी भी ठंडी है। तो जैसे हमने प्रयोग में देखा था, आसपास की ठंडी हवा गर्म हवा खाली जगह को लेने के लिए चलने लगती है। तो यहाँ पर ये हवा चलने लगेगी जिसे हम समुद्र समीर कहते हैं। अर्थात जमीन की जो हवा है वो गर्म होने से ऊपर उठेगी और उसके ऊपर उठने जो खाली जगह हुई है, उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से हवा आएगी, हवा चलने लगेगी। इस चलने वाली हवा को हम समुद्र समीर कहते हैं। अब शाम तक पानी गर्म हो जाएगा, धरती भी गर्म हो जाएगी, दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात होने लगती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। रात के समय उल्टा होता है, पानी धीरे 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 ठंडा होगा। पानी अभी गर्म है, लेकिन जो धरती थी, जो जमीन थी, वो फटाफट ठंडी हो जाएगी। अब पानी के ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर जो हवा है वो गर्म है, वो गर्म है तो वो ऊपर उठेगी। धरती के पास जो हवा है वो ठंडी है। अब उल्टी दिशा में हवा चलेगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर से हवा ऊपर उठ चुकी है। उसकी जगह लेने के लिए धरती की जो ठंडी हवा है वो जाएगी और इसे हम थल समीर बोलते हैं। इसी कारण जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। बम्बई, गोवा अपने भारत के अंदर ऐसी जगह है जहाँ जनवरी के अंदर जब हम ठंड से कांप रहे होते हैं, उत्तर भारत के अंदर, वो स्वेटर भी नहीं डालते हैं। ये किसके कारण होता है, थल समीर और समुद्र समीर के कारण। तो आपको समझ आया होगा कि संवहन हमारे दैनिक जीवन में भी किस प्रकार उपयोगी है। अब हम तीसरे तरह के प्रक्रम यानी कि विकिरण यानी कि रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जब हमने दो प्रक्रम देखे, एक देखा चालन, एक देखा संवहन, दोनों के अंदर दोनों वस्तुएं बिल्कुल पास पास थी। जब हमने लोहे की छड़ को गर्म किया तो आग के अंदर डाला, आग के अंदर ऊष्मा थी, उसके बिल्कुल पास होने से लोहे की छड़ के अंदर ऊष्मा आई। जब हमने पानी को गर्म किया तो पानी को गर्म करते हुए जो आग थी वो पानी के बिल्कुल टच हो रही थी, बिल्कुल पास थी, संपर्क था उनका। लेकिन जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना ऊष्मा के स्रोत के संपर्क में आए होता है, मतलब जो वस्तु गर्म है जिससे अपने को ऊष्मा मिलेगी वो हमसे दूर है, हम उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, फिर भी अपने को ऊष्मा मिले, तो उस प्रक्रम को विकिरण बोलते हैं। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरंगों के रूप में होता है। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे और साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तरंगे क्या होती है और कैसे आपको ऊष्मा मिलती है। आपको उदाहरण पता होगा, सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिलती है वो विकिरण द्वारा ही मिलती है, क्योंकि सूर्य के ना हम हाथ लगा सकते हैं ना हम छू रहे हैं, तो अपने तक जो ऊष्मा मिलती है वो विकिरण द्वारा मिलती है। जब धातुएं गर्म होती हैं तो वो अपनी ऊष्मा का कुछ भाग विकिरण द्वारा ही छोड़ती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमने चाय रखी थी गर्म, वो ठंडी क्यों हो गई, जो हमने पानी गर्म करके छोड़ दिया था वो ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि कुछ ऊष्मा तो विकिरण के द्वारा चली गई, कुछ ऊष्मा हवा के टकराने के कारण
जो पानी था उसके ऊपर की हवा गर्म होकर जाती रही। इस प्रकार धीरे धीरे जो सारी ऊष्मा थी वो आसपास के वातावरण में चली जाती है। तो हमने पढ़ा ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम थोड़ी बात करते हैं ऊष्मा और हमारे वस्त्र कि ऊष्मा का और हमारे वस्त्र का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। देखिए, गर्मी और सर्दी के वस्त्र अलग अलग होते हैं, कपड़े हम अलग अलग पहनते हैं। गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। अब ये भी हम बताएंगे कि रंगों का क्या प्रभाव है। सर्दी में हम गहरे रंग के और मोटे वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो सर्दी के वस्त्र है, जो स्वेटर आप डालते हैं, जो कोट आप डालते हैं, शॉल आप ओढ़ते हैं या जो रजाई आप ओढ़ते हैं, वो हमें गर्मी क्यों देती है? अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने स्वेटर पहनी। स्वेटर एक काफ़ी मोटा सा वस्त्र है, मोटा कपड़ा है, उसके बीच में हवा भरी होती है। और हवा क्या है? ऊष्मा का कुचालक है, अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देती। तो जो अपने शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती। अपने को सर्दी कब लगती है? जब अपने शरीर की गर्मी बाहर वातावरण में चली जाए तब अपने को सर्दी लगती है। अगर वो शरीर की जो गर्मी अगर बाहर ना जा पाए तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। तो स्वेटर यही काम करती है। जब हम रजाई ओढ़ लेते हैं तो रजाई के अंदर खुली खुली रुई होती है। उस रुई के अंदर क्या होता है? हवा भरी होती है। हवा भी वही काम करती है, ऊष्मा का कुचालक है, हमारे शरीर की गर्मी को वातावरण में नहीं जाने देती, जिस कारण हमें सर्दी नहीं लगती। अब एक बात आती है कि अगर हम दो पतले पतले कंबल लें एक दूसरे के ऊपर और एक मोटा कंबल लें जिसकी मोटाई उन दोनों पतले कंबलों के बराबर है, तो हमें किस में कम सर्दी लगेगी? हाँ, तो इसका उत्तर होगा दो पतले पतले कंबलों में। क्यों? क्योंकि उन दो पतले कंबलों के बीच में एक हवा की परत आ गई है। देखो, उतनी हवा तो भरी हुई है मोटे कंबल के अंदर, उतनी हवा भरी हुई है दो पतले कंबलों में, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों की मोटाई बराबर है। लेकिन जब हम दो पतले कंबल लेते हैं तो उनके बीच में हवा की एक अतिरिक्त लेयर, एक अतिरिक्त परत आ जाती है, जिसके कारण हमें सर्दी कम लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं रंगों पर ऊष्मा का प्रभाव। क्या रंगों से भी ऊष्मा का कुछ लेना देना है? बिल्कुल है। आप करके देखिए। आप दो बर्तन लीजिए, जो एक काले रंग का हो, एक सफेद रंग का हो। डिब्बे पड़े होंगे आपके घर में या कोई भी सामान, कागज ले लीजिए, एक सफेद और एक काला, उसे धूप में रखिए। थोड़ी देर बाद देखिए कि कौन सा पहले गर्म हो गया है। आप देखेंगे काले रंग वाला वस्त्र, डिब्बा, कागज पहले बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, सफेद रंग देर से गर्म होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करते हैं और जो हल्के रंग होते हैं वो ऊष्मा को धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। अब जो जल्दी अवशोषित करते हैं वो जल्दी छोड़ते भी हैं। तो जितने गहरे रंग होंगे ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करेंगे। इसीलिए सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। वस्त्र हमें उष्ण कैसे रखते हैं ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा बाद में लिखा हुआ है। क्यों रखते हैं मैं एक बार फिर बता देता हूँ। क्योंकि उन वस्त्रों के अंदर हवा भर जाती है, हवा ऊष्मा का कुचालक है और हमारे शरीर की गर्मी को वातावरण में नहीं जाने देती। तो हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया है। हमने शुरू में पढ़ा ऊष्मा, ऊष्मा को कैसे मापते हैं, कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ा, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे जा सकती है, आपको पता है, चालन, संवहन और विकिरण। फिर समुद्र समीर पढ़ी, थल समीर पढ़ा और फिर आपके सामने हमने जो भी पढ़ा है वस्त्र और रंगों पर प्रभाव। इसके बाद है मूल्यांकन की बारी। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।